हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं कृतार्थ नीलकानी। आज हम 10th पार्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस सीरीज का। तो 9th पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा भी आया होगा उनमें। जो बच्चे खासकर लाइव चैट में जुड़ते हैं, आंसर देते हैं, उनको तो खासकर बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता भी चली होंगी और लर्न भी हुआ होगा। और आज हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं इस सीरीज का। मतलब कल से आपके इसके वीडियोस नहीं आएंगे। देखिए, डिसीजन मैंने कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लिया। सबसे पहला ये कि देखिए, कल एक कमेंट भी ऋषभ ने किया था। ऋषभ, आपने कमेंट किया था, उम्मीद है आप लाइव चैट में मेरी बात सुन रहे होगे, कि सर आप मतलब जो जूनियर बैच है हमारा, जो जो इस साल 11th से 12th में आए हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उनके स्कूल्स भी नहीं खुले। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, और ये भी है कि अभी अभी ऐसा सच में नहीं है कि जनरल अवेयरनेस सीरीज में कंटिन्यू रखूं, क्योंकि देखिए मजा कब आता है ना, मजा तब आता है जब आपके मतलब करीब 15-20 लोग तो जो है, मतलब जब सब आंसर दे रहे हो तो यार जो क्रिएटर होता है ना, उसको भी लगता है कि यार और अच्छे क्वेश्चंस बनाने। बट आप लोग 1 से 2 लोग आते हैं, वही मतलब 5 लोग भी आए तो उसमें से 1-2 ही आंसर करते हैं। तो कोई बात नहीं, जितने लोगों को पढ़ना है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं सोर्सेज बता दूंगा आप लोगों को कि आप लोग कहां से पढ़ सकते हैं इन सीरीज को। कुछ अच्छे सोर्सेज हैं, कुछ कॉम्पिलेशंस हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। जिन लोगों को पढ़ना है केवल वो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक नीचे मिल जाएगा, आपको उस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आज लास्ट वीडियो है सीरीज का। तो उम्मीद करता हूं कि यार आज तो जितने बच्चे हैं सब आंसर देंगे इसका, क्योंकि कल से नहीं आएगी। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ। सो ये है, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑन ऑब्स्टिकल्स। तो देखिए, कभी भी हम कोई गोल बनाते हैं ना, तो आधे से ज्यादा समय तो हमारा इसी में निकल जाता है, ऑब्स्टिकल्स में। अगर आप पढ़ने का कभी सोचते हो तो ऑब्स्टिकल्स, यार ये वाली बुक तो है ही नहीं मेरे पास, ऐसा होता होगा मेरे, आई एम श्योर आप लोगों के साथ जरूर होता होगा कि अगर आप कोई बुक पढ़ने जाते हो, यार ये बुक तो है ही नहीं हमारे पास। और अगर आप कुछ कभी मान लीजिए आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने जा रहे हो, यार मतलब मेरे पास तो पेन खत्म हो गई। तो ये सब जो ऑब्स्टेकल्स है ना, आपको इन पर फोकस ना करते हुए अपने गोल पर करना है। आपके पास अगर मान लीजिए कोई बुक नहीं भी है आजकल लॉकडाउन पीरियड में, तो आप पीडीएफ वर्जन्स पढ़ सकते हो। मैंने ऐसा किया था, मैंने सिक्स एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी थी लॉकडाउन पीरियड में, एंड मैं ऑनलाइन पीडीएफ ही पढ़ता था। तो देखिए, गोल पे फोकस कीजिए, ऑब्स्टेकल्स पे नहीं। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द पार्टी फाउंड बाय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव इज कलेक्टिवली नोन एज। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, इनके साथ साथ कुछ और भी थे, बट उनके नाम मैंने इंक्लूड करी नहीं, क्योंकि वरना क्वेश्चन आप लोगों का बहुत बड़ा हो जाता। तो समझने के लिए समझ लीजिए कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जी ने कौन सी पार्टी मिलकर फॉर्म की थी। और ऑप्शन आर: ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, बी नौजवान भारत सभा, सी क्रांतिकारी दल, या डी नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है। उम्मीद है आप लोग सही बताओगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, ये पार्टी आपकी फॉर्म की गई थी 1928 दिल्ली में। उसके साथ साथ जो आपकी नौजवान भारत सभा है, ये इंडिपेंडेंटली से फाउंड किया था भगत सिंह ने। और जो आप देख रहे हो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कलेक्टिवली इन 4-5 लीडर्स ने मिलकर फॉर्म की थी। तो कभी भी अगर आए कि भगत सिंह ने कौन सी पार्टी फाउंड की थी या फॉर्म की थी, तो वो थी आपकी नौजवान भारत सभा इन 1926। और 1928 में उन्होंने मिलके 3-4 क्रांतिकारियों के साथ मिलके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को फाउंड किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द फेमस दांडी मार्च डेट्स बिटवीन। तो ये तो हम सबको पता है कि दांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ शुरू हुआ था। सॉल्ट सत्याग्रह भी जिसे कहते हैं, 1930 में शुरू हुआ था। अब बात आती है इसके डेट से। तो देखिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस इवेंट की, क्योंकि ये एक नेशनल मूवमेंट का काफी इंपॉर्टेंट इवेंट में से एक है। तो इसकी डेट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन आर: ए 6 अप्रैल टू 12 अप्रैल, बी 12 मार्च टू 6 अप्रैल, सी 11 मार्च टू 6 अप्रैल, या डी 10 मार्च टू 10 अप्रैल। तो मोस्टली बच्चों को ये पता होगा, बट जितने बच्चों को नहीं पता तो उनका कंफ्यूजन हम क्लियर कर देते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 12 मार्च टू 6 अप्रैल। तो दांडी मार्च आपका 12 मार्च साबरमती से शुरू हुआ था। और उस वक्त गांधी जी के साथ अराउंड 70 टू 80 लोग थे। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो कई सारे लोग, एक मास मूवमेंट वो बन गया और वो दांडी पहुंचे, जो एक जगह है गुजरात में, साबरमती भी गुजरात में और दांडी भी गुजरात में है। वहां उन्होंने नमक बनाया, वो था आपका 6 अप्रैल। वो 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3। हु वाज द फाउंडर ऑफ पॉपुलर ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार एक पॉपुलर मतलब एंटी ब्रिटिश मूवमेंट आप लोग इसे कह सकते हो, जो आपके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस
अब शायद आप लोगों को आंसर पता चल ही गया होगा। वहां ये चला था, एंटी ब्रिटिश के अगेंस्ट था, मतलब इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। तो आपको बताना है कि कौन उसके फाउंडर थे। और ऑप्शन आर: ए दादा भाई नौरोजी, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी सर सैयद अहमद खान, या डी अब्दुल गफार खान। तो जल्दी इसका आंसर दे दीजिए, मुझे पता है आप लोग समझ चुके हो उसका आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, अब्दुल गफार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा भी है फ्रंटियर गांधी, इनको फ्रंटियर गांधी कहते थे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द स्पिरिट ऑफ लॉस इज द बुक ऑफ विच फेमस फिलोसफर। तो उस क्वेश्चन में आपको बताना है द स्पिरिट ऑफ लॉस एक बुक का नाम है, ये किसने लिखी है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल के पर्सपेक्टिव से। वो कैसे बताऊंगा आगे, पहले आप आंसर दीजिए। योर ऑप्शंस आर: ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी मॉन्टेस्क्यू, या डी जॉन लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की मैं बात करूं तो एक फ्रेंच फिलोसफर थे। 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम, मतलब यूपीएससी स्पेशली। वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पूछते नहीं, बट जो बेसिक टॉपिक्स हैं आपके लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो देख लेते हैं कैसे रिलेटेड है। तो देखिए जो ये स्पिरिट ऑफ लॉस थी, इसमें जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने ये चीज प्रपोज की थी। उन्होंने लिखा था कि जो गवर्नमेंट है वो उसमें डिवीजन होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर, जो आप पॉलिटी वाले बच्चे कहते हैं कि गवर्नमेंट को डिवाइडेड होना चाहिए बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये मॉन्टेस्क्यू ने अपनी स्पिरिट ऑफ लॉस में कहा था। तो कभी भी इस पर क्वेश्चन आता है फेडरल स्ट्रक्चर पे, तो आप बोल सकते हो कि ये फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू का एक कॉन्सेप्ट था। और बाद में इसे यूनाइटेड स्टेट्स ने, जब आप लोगों को ये बात पता होगी कि ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी अमेरिका में, मतलब अमेरिका भी ब्रिटेन के अंडर था, बट जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका ने ये स्ट्रक्चर को अपनाया। मॉन्टेस्क्यू ने जो लिखा था उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया, और हमने यूएसए से वो चीज लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया। तो इस तरह से ये था आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड ब्लडी संडे आर एसोसिएटेड विद विच रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है अक्टूबर रेवोल्यूशन और ब्लडी संडे किस वर्ल्ड के फेमस रेवोल्यूशन से रिलेटेड था। योर ऑप्शंस आर: ए फ्रेंच रेवोल्यूशन, बी रशियन रेवोल्यूशन, सी क्यूबन रेवोल्यूशन, या डी चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए जिन बच्चों को आता है, एंड जितनों को नहीं आता प्लीज डोंट लूज होप। मतलब आप ऐसा मत कीजिए कि कई बच्चे क्या करते हैं कि 5 से 7 बच्चे मैक्स टू मैक्स हमारे प्रीमियर में आते हैं, उनमें से 1-2 बच्चे केवल आंसर दे रहे होते हैं, बाकी सब पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, आई डोंट नो। तो प्लीज आंसर दीजिए। अगेन कहूंगा, इससे आप ही लोगों की प्रैक्टिस होगी, मेरी तो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं आप लोगों की क्वेश्चन बना रहा हूं, तो मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप लोग आंसर देते हो तो आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। तो उसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रशियन रेवोल्यूशन। और इसमें क्या था ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप लोग फिर उस पर एक्स्ट्रा पढ़ते नहीं है। तो ये आपके लिए एक टास्क है, आप जाके पढ़िएगा कि अक्टूबर रेवोल्यूशन, ब्लडी संडे क्या था। वैसे मैं जानता हूं कि कई बच्चे यहाँ पर एनसीईआरटी 9th की पढ़ लेंगे, उन्हें पता होगा। और अगर आप लोगों को पता है तो सबके साथ ज्ञान बांटिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो नीचे कॉमेंट करके बता दीजिए क्या था। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप लोग ढूंढते नहीं है, आत्मनिर्भर बनना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट पुट इन विच रिपोर्ट। तो देखिए जो आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड फ्यूचर जनरेशन की नीड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम सभी रिसोर्सेज को यूज कर दे रहे हैं एंड जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं बच रहे हैं, लिमिटेड बच रहे हैं। तो ये आइडिया कौन सी रिपोर्ट में सबसे पहली बार एक तरह से आया था, ये आप लोगों को बताना है। योर ऑप्शंस आर: ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बी आवर कॉमन फ्यूचर, सी एजेंडा 21, या डी पेरिस एग्रीमेंट। वैसे ज्योग्राफी वाले सभी बच्चों को पता होना चाहिए, एंड नहीं पता तो आप लोग दोबारा जाके वो वीडियो देखें। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आवर कॉमन फ्यूचर। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहला आइडिया था ये आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, जो कि ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट भी आप इसे कह सकते हैं, जिसके हेड थे, मतलब यूएनसीडी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1987 में। उसमें ब्रेंटलैंड को एक हेड, मतलब उनको हेड बनाया गया था कि वो सोल्यूशन निकालें वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट मेंशन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत किसने की थी, मतलब उसके फाउंडर कौन थे या थी, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को बताना है आंसर। एक और चीज कहूंगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो सरदार सरोवर डैम जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था आपका नर्मदा रिवर के ऊपर, उसके विरोध में था। मतलब लोग नहीं चाह रहे थे कि वो डैम कंस्ट्रक्ट हो। आप लोगों को बताना है कि उसकी लीडर कौन थी और किसने फाउंड किया था इसको आंदोलन को। योर ऑप्शन है: ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी मेधा पाटकर,
सी पांडुरंग हेगड़े, या डी केरल शास्त्र साहित्य परिषद? तो इसका करेक्ट आंसर अब तक आ चुका होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेधा पाटकर। तो मेधा पाटकर जी ने ये फाउंड किया था, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन उन्हीं की एक मुहिम थी, उन्होंने चलाया था ये, और ये चलाया था आपका ईयर 1985 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका शुरू हुआ था 1985 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की मैं बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बैम्बू के पाइप्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उन्हें जैसे खेत में आपकी क्रॉप्स लगाई जाती हैं, तो हर एक पैच ऑफ लैंड, मतलब जहां पर किसी मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, उसकी जड़ जहां पर होती है, जहां पर रूट होती है उसकी, वहां पर एक एक बूंद करके मतलब वो पाइप के थ्रू ड्रिप से इरिगेशन हुआ होता है या सिंचाई होती है आप लोग कहें, इसमें पानी का वेस्टेज ज्यादा नहीं होता। तो आप लोगों को बताना है कि कौन से स्टेट ने पहली बार स्टार्ट किया था। और अगर आप लोगों को बैम्बू ड्रिप इरिगेशन के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो आप अपनी 10th की ज्योग्राफी अगर संभाल के रखी हो, देख सकते हैं, उसमें वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में दिया हुआ है। और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इट्स फाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्टे होम स्टे सेफ, आप ऑनलाइन एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेघालय। तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सबसे पहले मेघालय स्टेट में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच रिवोल्यूशन? तो ऑपरेशन फ्लड नाम से थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, बट इको वाले बच्चे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर दे देंगे। तो ऑप्शंस हैं, ए ग्रीन रेवोल्यूशन, बी येलो रेवोल्यूशन, सी व्हाइट रेवोल्यूशन, या डी गोल्डन रेवोल्यूशन। तो ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है आप लोगों को बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन था आपका कि मिल्क प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, और ऑपरेशन फ्लड का मतलब है कि एक तरह से जो दूध है उसको इतना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर दें, इतना ज्यादा बना दें कि उसका एक बाढ़ आ जाए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का क्या मतलब रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगर आप चाहो, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप गूगल करके इन्हें पढ़ सकते हो। एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो ऑपरेशन फ्लड है या फिर आप एक तरह से व्हाइट रेवोल्यूशन कहें, दोनों एक ही चीज है। कभी कभी ऑपरेशन फ्लड को व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है या व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। तो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इंडिया में स्टार्ट हुआ था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, भूदान ग्रामदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि भूदान ग्रामदान एक मूवमेंट था, जिसमें बेसिकली क्या था कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनसे कहा गया कि आप लोगों की जो ह्यूज एकर्स में जमीन है, 80 एकड़ या 90 एकर्स, उसको आप डिवाइड कर दीजिए पुअर पीजेंट्स के पास, जिनके पास लैंड नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कि मूवमेंट किसने इनिशिएट किया था। योर ऑप्शंस आर, ए वी डी सावरकर, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे, या डी चरण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विनोबा भावे। इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन। आप लोग देख सकते हो, तो ध्यान रखिएगा, भूदान ग्रामदान मूवमेंट आपका विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। एंड ये आपके पहले रमोन मैग्सेसे से जीतने वाले पर्सन थे, पहले इंडियन जिसे मैं कहूं। आप लोगों को थोड़ा डिवाइस भी हो गया होगा, एक वीडियो मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन रमोन मैग्सेसे, सो ही वाज विनोबा भावे। सो गाइज, अब हम आते हैं पॉलिटी वाले पार्ट में। पॉलिटी के 5 एमसीक्यूज अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। बोर मत होना यार, पॉलिटी में कई बच्चे बोर हो जाते हैं, आप लोगों को बोर नहीं होना, क्योंकि गोल आप लोगों का बड़ा है, तो ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टू आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो देखिए, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन से भारतीय संविधान के वो कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो इवन इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो इमरजेंसी आप लोग जानते हैं कि उस टाइम पर मतलब कोई भी आर्टिकल ऐसा वैलिड नहीं रहता है सच। तो आप लोगों को बताना है कि कौन से वो 2 आर्टिकल्स हैं जो इवन इमरजेंसी के टाइम पर भी सर्वाइव करते हैं, मतलब वो आपके एक तरह से सस्पेंड नहीं किए जा सकते। योर ऑप्शंस आर, ए आर्टिकल 20 एंड 21, बी 19 एंड 15, सी 356 एंड आर्टिकल 11, डी आर्टिकल 40 एंड 24। तो सोच समझ के इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है मैं कहूंगा, बट आप लोगों के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों की जर्नी बढ़ी है, अभी आप लोग बेस बना रहे हैं अपना। तो द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 20 एंड 21। तो देखिए आर्टिकल 20 में क्या है देख लेते हैं सबसे पहले। सो आर्टिकल 20 है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब ज्यादा पॉलिटी मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है अगेन। पर सिंपली समझ लीजिए, आर्टिकल 20 में ये है कि जैसे कोई भी कन्विक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट द्वारा आपको सजा देना। तो मतलब कोर्ट आपको कोई भी सजा दे तो आपके पास अपना एक ऑफेंड करने का, मतलब एक तरह से खुद को बचाने का, डिफेंस करने का, डिफेंड करने का आपके पास एक ऑप्शन है। मतलब कोर्ट डायरेक्टली आपको ऐसा सजा नहीं दे सकता। एंड सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें आपका राइट टू लाइफ के अंडर आते हैं आर्टिकल्स। और हाँ, एक और चीज,
अगर आर्टिकल 20 और 21 में मुझसे आपको एक्सप्लेन करने में कोई भी क्लॉज छूट गया हो तो कृपया ऑफेंड ना हो। मैं पॉलिटिकल का स्टूडेंट नहीं था। मैं आपको बस बेसिक चीजें बता रहा हूं जो मुझे पता है। तो प्लीज नीचे से कमेंट मत करना ना सर 20 और 21 में ये वाला क्लॉज भी है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बस मैंने क्वेश्चन आप लोगों की बेसिक चीज को मजबूत करने के लिए दिया था कि मतलब कौन से दो आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? तो पिछला क्वेश्चन भी इमरजेंसी पे था, ये क्वेश्चन भी इमरजेंसी पे। तो देखते हैं कितने लोगों ने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा है अच्छे से। योर ऑप्शंस आर ए 1962, बी 1971, सी 1965 या डी 1975। तो पहली बार इंडिया में आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी कह लीजिए कब लगी थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1962। और 1962 में इंडो चाइना वॉर के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। सेकंड टाइम इमरजेंसी कब लगी थी की बात आती तो ये लगी थी आपके इंडो पाक वॉर 1971 में, और 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, विच राइट वॉज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो अंबेडकर जी ने कौन से एक जो हमारा फंडामेंटल राइट कह लीजिए उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? योर ऑप्शंस आर ए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या डी राइट टू फ्रीडम। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत बेसिक है, मोस्टली सबको आता होगा, मैं टाइम भी नहीं दूंगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस चीज को समझिएगा। देखिए जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी मतलब 6, उनमें से जो 5 हैं अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो 6 आपका राइट है। मतलब जो 5 आपके राइट्स हैं फंडामेंटल, वो आपके एक तरह से वैलिडिटी प्रोवाइड करता है आपका जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इसका मतलब ये कि मान लीजिए आपके कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है आपके पास, मतलब आप एक तरह से अपने 5 राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। मतलब वो इफेक्टिव जो 5 राइट्स हैं आपके वो तभी होते हैं जब आपका जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। मान लीजिए गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंडिविजुअल आपका राइट ये छीन रहा हो, फंडामेंटल राइट जो है, तो जो आपका ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये आपको एक तरह से एम्पावर करता है कि आप उसे एक तरह से कोर्ट में ले जा सकते हो एंड वहां पर मामला सॉर्ट आउट कर सकते हो। आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल? तो बाइकैमरल का मतलब होता है जिसमें 2 हाउसेज हो या फिर 2 डिपार्टमेंट्स हो। योर ऑप्शंस आर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो पहली बात एक और चीज बता दूं, फिर सोचना आंसर कि बाइकैमरल हमारी कंट्री में जो राज्यसभा और लोकसभा है उसी को बाइकैमरल कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर अब आप लोग देंगे कि कौन से एक्ट से ये आया। योर ऑप्शंस आर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 या डी ऑल इंडिया सर्विसेज 1951। तो उसका करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को। देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया उसमें यह था कि जो लेजिस्लेचर होनी चाहिए वो बाइकैमरल होनी चाहिए, उसमें 2 हाउसेज होने चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा। उस वक्त उसे अपर हाउस एंड लोअर हाउस कहते थे। तो ध्यान रखिएगा जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर का सिस्टम है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। उम्मीद है आप लोग अब तक बोर नहीं हुए होंगे एंड देखते हैं कितने लोग बोर हुए नहीं हुए। जल्दी से आंसर करके बता दीजिए कि आप लोग बोर नहीं हुए। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल वालों के लिए, और वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। द करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे, मैं केवल ऑप्शंस दूंगा। ऑप्शंस है ए हुकुम सिंह, बी नीलम संजीवा रेड्डी, नाम सुना होगा इन लोगों का आप लोगों ने, सी जीवी मावलंकर या डी शिवराज पाटिल। तो उसका करेक्ट आंसर है योर ऑप्शन नंबर सी। तो जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और करंट स्पीकर कौन है सबको पता है, बस आप लाइव चैट में आंसर कर दीजिए, लाइव चैट में बता दीजिए कि करंट स्पीकर कौन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जीपीएस किसकी फुल फॉर्म, मतलब जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? योर ऑप्शंस आर ए ग्लोबल प्लेस सिस्टम, बी ग्लोबल पैसिफिक समिट, सी ग्लोबल प्राइस सोसाइटी या डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये तो जितनों के पास मोबाइल फोन है सबको क्लियर ही होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और एक और चीज, इंडिया अपना खुद का एक इंडिजिनस मतलब इंडिया में बना हुआ एक पोजिशनिंग सिस्टम बना रही है। उसका नाम आप लोग मुझे लाइव चैट में बताने वाले हैं। जल्दी से बता दीजिए उसका नाम, कि इंडिया अपना कौन सा एक तरह से आप कह सकते हो जीपीएस खुद का कौन सा डेवलप कर रही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आंसर आप लोग लाइव चैट में दोगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि इंडिया में जो नेशनल इनकम निकालने का काम है वो किस संस्था का है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है। योर ऑप्शंस आर ए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस,
बी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सी नीति आयोग, या डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर काफी लोगों को मालूम होगा, खासकर इको वालों को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो सीएसओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, और सीएसओ की मैं बात करूं तो इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1951। 1951 से पहले भी ये था, बट 1951 से पहले इसे आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था, तो इसका नाम चेंज करके सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 18 अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who among the following gave the theory of evolution? तो evolution की थ्योरी किसने दी थी? Your options are A आइंस्टीन, B डार्विन, C मैक्सवेल, या D रदरफोर्ड। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन? तो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए, या फिर एक तरह से आप कह सकते हो कि जब एसिडिटी पेट में बढ़ जाती है तो क्या यूज किया जाता है? योर ऑप्शंस आर ए एंटाबेसिक, बी एंटा एसिड, सी एंटीबायोटिक, या डी अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। अल्कोहल बिल्कुल मत कहना प्लीज। कुछ लोग आंसर देंगे, मुझे उम्मीद है कुछ लोगों को लग रहा हो कि अल्कोहल हो सकता है, बट इसका आंसर अल्कोहल नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंटा एसिड। तो देखिए एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो एसिडिटी को काटने के लिए, जैसे एक तरह से आप कह सकते हो कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, तो वैसे ही एंटी एसिड, तो एंटा एसिड, एंटी एसिड मतलब एसिड के अपोजिट में, एसिड के अगेंस्ट। समझ गए होगे यार, समझदार हैं यहाँ सभी लोग। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न? तो भारत रत्न किसको सबसे पहले मिला? अब यार ये क्वेश्चन ना थोड़ा एक तरह से कंफ्यूजिंग रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि पहली बार भारत रत्न 3 लोगों को मिला। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आप लोग आंसर दे दीजिए फिर मैं बताऊंगा। ये ऑप्शंस आर ए सीवी रमन, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी अब्दुल गफार खान, या डी इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कंटिन्यू करूंगा स्टोरी जो मैं बता रहा था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीवी रमन। तो देखिए सबसे पहली बार जो आपका भारत रत्न था वो 3 लोगों को मिला। सीवी रमन हो गए, एन राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, टीचर्स डे जिनके नाम पर मनाया जाता है। तो देखिए ये जो 3 लोग थे, इनको 3 लोगों को सबसे पहली बार मिला 1954 में जब भारत रत्न स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले स्टेज पर ऐसा माना जाता है, या फिर सबसे पहले स्टेज पर सीवी रमन को बुलाया गया अवार्ड देने के लिए, इसलिए उनको सबसे पहला माना जाता है। कहीं पर क्वेश्चन है एग्जाम्स में तो फर्स्ट उन्हीं को लिखा जाता है, बट पहली बार जब अवार्ड मिले थे तो 3 लोगों को मिला था, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लास्ट देख लीजिए वही चीज है, स्टार्टेड इन 1954। तो भारत रत्न सबसे पहले 1954 में स्टार्ट हुए थे, और सबसे पहली बार 3 लोगों को मिले थे, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी राजगोपालाचारी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन की भी देख लेते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन भी दिख रहा होगा, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को पहले ऐसे भारत रत्न थे जिनको पोस्टमसली मिला, मतलब जब इनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद इनको भारत रत्न मिला। सी अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला पहले फॉरेनर्स रहे, 2 मतलब ऐसे फॉरेनर्स हैं जिनको आज तक भारत रत्न मिला है। डी इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन है जिनको भारत रत्न मिला है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो अब हम आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पे, कैन यू आंसर? क्वेश्चन है यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। योर ऑप्शंस आर ए रविंद्रनाथ टैगोर, सी सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, या डी केशव चंद्र सेन। तो इसका करेक्ट आंसर आप ही लोगों को देना है, और लाइव चैट में कृपया करके कोई ना बताएं इसका आंसर, वरना फिर बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करते नहीं है। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये सीरीज का लास्ट वीडियो था, मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि एक तरह से लास्ट 10 डेज या फिर बीच में एक बार डिसकंटिन्यू भी की थी, मानता हूं। फिर भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढना बहुत अच्छा लगता था, बट अब जूनियर हैं जो हम आप लोगों के एंड मेरे भी, उन पर ज्यादा फोकस करना, उनके स्कूल्स भी नहीं खुले हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब ये सीरीज बंद हम कर रहे हैं। बंद मतलब थोड़ा पॉज हम ले रहे हैं, इसके बाद एक बार जरूर हम स्टार्ट करेंगे, कभी ना कभी ये जरूर स्टार्ट की जाएगी। और एक और चीज कहूंगा कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने जूनियर्स से, जो जितने भी लोग देख रहे हैं, तो अपने 11th में जितने भी मतलब 11th के बच्चे हैं या फिर जो 11th से 12th में है, उनको जरूर शेयर कर देना हमारा चैनल, बिकॉज ह्यूमैनिटीज के लिए कोई चैनल अगर उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, जो उनको 95% दिलाएगा, तो वो रहेगा लर्निंग कीपिंग इट सिंपल। दिस वाज ऑल, थैंक यू।